आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट कवर करेंगे 3 मई का, और ये हेल्पफुल रहने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बैंक ऐसे सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज का जो कंटेंट है मोस्टली टेबलर फॉर्म में, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट टेबलर फॉर्म में मिलने वाले हैं आज, और आई थिंक माइंड मैपिंग फॉर्म में कोई कंटेंट है भी नहीं। ठीक है, तो जो भी टेबलर फॉर्म वाले कंटेंट है हमको पहले पढ़ते हैं। पहले तो नेशनल्स में जो फर्स्ट इन न्यूज़ को कवर करता है। तो फर्स्ट इन न्यूज़ में पहले आपको मिल रहा होगा कि इंडिया फर्स्ट स्टेट जिन्होंने AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये याद रखना है। ठीक है, क्या न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है इंडिया का पहला AI बेस्ड फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है अभी पायलट बेसिस पे। इसको पायलट बेसिस पे जो मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे चलाया जाएगा। कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट? एक तो आपको मिलेगा शिवपुरी, दूसरा गुना, तीसरा विदिशा, चौथा आपको मिलेगा भरवनपुर, और पांचवा आपको खड़वा। तो ये जो 5 आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा ना, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको एकदम रट्टा लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है ये 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको रट्टा लगाना है कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है इंडिया का पहला AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा। अब इसको इधर तो पायलट बेस पे चलाया जाएगा, बट पूरे स्टेट में जो है 7 जून 2025 से चलाया जाएगा। अभी इधर पायलट बेस पे चलाया जाएगा ये 5 डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, सब में जो है 7 जून 2025 से चलना चालू हो जाएगा ये इंडिया का पहला रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। अभी रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम काम कैसे करता है उसके बारे में समझते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी उसमें सैटेलाइट इमेजरी होने वाली, मतलब सैटेलाइट के थ्रू जो है इमेज बनाया जाएगा। जैसे कि आप इधर फोटो से भी यहाँ पे देख सकते हो, इसमें सैटेलाइट के थ्रू जो है चीजें की जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या यूज की जाएगी? इसमें जो गूगल अर्थ इंजन है वो यूज किया जाएगा। उसके साथ इसमें AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी यूज किया जाएगा, और ग्राउंड फीडबैक इंटीग्रेशन भी की जाएगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया, इसके अंदर क्या बोला गया है कि ये जो है 10 बाई 10 मीटर, मतलब 10 बाई 10 मीटर या तो 100 मीटर स्क्वायर तक जो है जो भी फॉरेस्ट का लैंड है उसको डिटेक्ट कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, कितना? 10 बाई 10 या तो 100 मीटर स्क्वायर का जो है एरिया ऑफ लैंड, फॉरेस्ट लैंड जो है ये डिटेक्ट कर सकता है अगर कुछ चेंजेस हुए होंगे तो। ठीक है, अब मान लीजिए कौन कौन से चेंजेस, अब मान लीजिए कहीं पे जो है ट्री फॉल हो गया है तो वो पता लगा सकता है, कहीं पे जो है एनक्रोचमेंट हो रही हो तब पता लगा सकता है, कहीं पे अगर क्रॉप को उगाया जा रहा हो तब भी पता लगा सकता है, क्योंकि बहुत छोटा जगह है, 100 मीटर स्क्वायर को जितना बड़ा जगह नहीं होता, तो इतने छोटे जगह पे भी जो है ये कैच कर सकता है, जो अभी इंडिया का पहला रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा उसको भी पकड़ सकता है, उसके साथ लैंड यूज चेंजेस, अगर लैंड में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे उसको भी पकड़ सकता है। अब ये जो भी चेंजेस होने वाले हैं ये एक तरह से रियल टाइम अलर्ट देने का काम करेगा जो डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स है उनको। अब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर उसके बाद वो एक्शन ले सकता है। अगर अनकोचमेंट हो रहा होगा तो उसको जाके पकड़ सकते हैं, अगर ट्री कट रहा होगा तो वो देख सकते हैं कि ट्री क्यों कट रहा है। तो ये सारी चीज करने के लिए, ये सारी चीज देखने के लिए ही जो है ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अब जो गार्ड है, जो गार्ड करते थे, फॉरेस्ट गार्ड जो रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनको अब ऑन साइड वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके से बार बार जो है पूरे फॉरेस्ट में घूम घूम के देखने की जरूरत नहीं है ये अलर्ट सिस्टम आने के बाद। अब इस अलर्ट सिस्टम को थोड़ा सा हम अगर फोटो के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आपको और अच्छे समझ आएगी। अब मान लीजिए कहीं पे आग लग गई, तो आग लग गई तो उस केस में भी कैच कर पाएगा। कहीं पे अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अनकोचमेंट ये सारे हो गए, तो ये सारी चीज जो भी चीजें हैं वो सब कुछ जो है एक ही जगह पे लिंक रहेगा, और ये लिंक रहने के बाद जो भी डेटा है आपको नहीं, सॉरी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश के, वहाँ उनको जो है यहाँ गूगल मैप के फॉर्म में सब कुछ डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो गूगल मैप इंजन के थ्रू जो है सब कुछ मिल जाएगा थ्रू सैटेलाइट। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा जूम कर दिया मैंने लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो आगे लॉन्चेस को बढ़ता है। तो लॉन्चेस में आपको पहला लॉन्चेस मिलेगा कि RBI ने 3 की कंज्यूमर सर्वे लॉन्च किया है। अभी 3 की कंज्यूमर सर्वे जो है ये गाइड करेगा मॉनेटरी पॉलिसीज को। ठीक है, तो ये गाइड करेगा किसको? मॉनेटरी पॉलिसी को। अभी 3 जो सर्वे लॉन्च किए हैं किस किस कारण के से लॉन्च किए गए हैं? अभी 3 सर्वे का काम रहने वाला है। ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, उसके साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंट के ऊपर बात करता है, जिसकी वजह से जो ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है वो ले पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड के बारे में। तो 3 तरह के सर्वे लॉन्च किए गए हैं। तो एक तो आपको मिलेगा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड,
दूसरा आपको मिलेगा अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, और तीसरा जो है आपको मिलेगा रूरल कंजप्शन कॉन्फिडेंस सर्वे। तो ये 3 तरह के जो है सर्वे आरबीआई ने रिलीज किया है। इसके बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं, और इवन इसके नाम से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आ रही होगी कि पहला क्या है कि इन्फ्लेशन देखा जाएगा जो कि हाउस होल्ड का सर्वे करते हुए, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव वो मिलेगा अंडरस्टैंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइस राइज, कितना जो है प्राइस राइज करने वाला है। इन्फ्लेशन का काम क्या होता है, प्राइस राइज हो रहा है उसको देखने का काम रहता है। तो ये सर्वे के अंदर ये की जाएगी। आपको क्या याद रखना है कि इसके अंदर का टोटल 19 सिटी इंक्लूड है, टोटल 19 सिटी में सर्वे की जाएंगी, और इनका फोकस रहने वाला है हाउस होल्ड व्यू ऑन द फ्यूचर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन पर्सनल कंजप्शन। तो पर्सनल कंजप्शन को देखते हुए कितना जो है इन्फ्लेशन होना चाहिए फ्यूचर का, वो प्रेडिक्ट की जाएगी अंडर दिस सर्वे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता कि ये सर्वे अभी आया है, ये सर्वे जब भी जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है उससे पहले ऐसे सर्वे की जाती है, और उसके बेसिस पे ही जो इन्फ्लेशन है या जो भी रेट्स है वो डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये सर्वे होते रहता है। तो ये सर्वे अभी आपको याद रखना है कि टोटल 19 सर्वे में हो रहा है। और क्या काम क्या रहने वाला है, इसका काम ये रहने वाला है कि आरबीआई का जो भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो जो भी इन्फ्लेशन बेस्ड है, तो वो सब जो है आफ्टर दिस सर्वे हो पाएगा। दूसरा जो है सर्वे आपको याद रखना है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। अब ये जो है जो अर्बन सिटीज रहती है उसको देखते हुए सर्वे की जाती है, और इसके अंतर्गत भी टोटल 19 सिटी ही कवर्ड है। और इसका फोकस क्या रहने वाला है, फोकस आपको मिलेगा जनरल इकोनॉमी, जॉब, प्राइस, इनकम, स्पेंडिंग, कितना जो है बंदा पैसा कमा रहा है जॉब में, कितना सामान है प्राइस का अर्बन एरियाज में, तो वो सब देखते हुए जो है डिसाइड करता है। अब ये क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करने वाला है आरबीआई को कि वो जो है कंजप्शन ट्रेंड इन अर्बन इंडिया वो निकाल पाएंगे ये सर्वे होने के बाद, ठीक है। तीसरी चीज आपको मिलेगी, अब अर्बन की बात कर ले तो रूरल की बात क्यों छोड़े हम, तो आरबीआई ने बोला अब हम रूरल में भी सर्वे करेंगे। तो रूरल में एक अलग से सर्वे होता है जिसका नाम है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। अब इसके अंतर्गत जो भी रूरल या सेमी अर्बन एरियाज रहते हैं उसको कवर किया जाता है, और इसके अंदर बोला जा रहा है 31 स्टेट्स और यूटीज को कवर किया जाएगा, यूनियन टेरिटरीज को कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत फोकस क्या है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है रूरल एरियाज का वो देखा जाएगा, उसके साथ जो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट है उसको देखा जाएगा, प्राइजेस देखे जाएंगे, जैसे कि अर्बन में प्राइजेस देखे जा रहे थे वैसे इधर भी प्राइजेस देखे जाएंगे। ऊपर से रूरल में ये भी देखा जाएगा कि इनकम कितना, जैसे अर्बन में इनकम देखा जा रहा था वैसे रूरल में इनकम देखा जाएगा, और देखा जाएगा कितना खर्चा कर रहा है। अभी काम क्या होने वाला है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है ये कि जो रूरल हेल्थ है उसको हमें पता लगेगा एग्जैक्टली कैसा जो है हमारा इंडिया का जो रूरल हेल्थ है, और ये आरबीआई को हेल्प करेगा नेशनल पॉलिसीज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो सर्वे हैं लॉन्च किए गए हमारी आरबीआई, इसको एकदम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे, इसको याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज जो है आपको इंडियन पोस्ट की तरफ से मिल रहा होगा। इंडियन पोस्ट के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर इंडियन पोस्ट आती है। तो इंडियन पोस्ट ने जो है लॉन्च किया है ज्ञान पोस्ट। अब ज्ञान पोस्ट क्या है, एक तरह का अफोर्डेबल बुक डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये आप मान सकते हो ज्ञान कैसे बढ़ेगा, बुक के थ्रू ज्ञान बढ़ेगा, और ये जो है बुक की डिलीवरी की जाएगी इस ज्ञान पोस्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा न्यूज पढ़ते क्या है ये, तो इसमें आप देख सकते हो कि इंडियन पोस्ट लॉन्चेस ज्ञान पोस्ट फॉर अफोर्डेबल बुक डिलीवरी। अब ये जो है 1 मई 2025 से चालू हो चुका है, मतलब 1 मई 2025 से ज्ञान पोस्ट चालू हो चुका है अक्रॉस ऑल पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। सारे के सारे जितने भी पोस्ट ऑफिस है सब में जो है ज्ञान पोस्ट चालू हो चुका है। अभी ज्ञान पोस्ट के अंतर्गत क्या होगा, ज्ञान पोस्ट के अंतर्गत ट्रैकेबल डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल, रीजनल बुक्स। अगर कोई भी पर्सन बुक भेजना चाहता है एक जगह से दूसरी जगह तो वो भेज सकता है, वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी से। कितना कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी, 20 रुपए करके अप टू 300 ग्राम बताया जा रहा है, और अगर 5 किलो हो तो उसके इसमें 100 रुपए ही लगने वाले हैं। तो ये ज्ञान पोस्ट के अंतर्गत जो बुक्स है उसको डिलीवरी की जाएगी। आप देख सकते हो पोस्टमैन जो है बुक्स डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हेल्प करेगा जो भी बिजनेस है उसको, इवन जितने भी एनसीईआरटीज हैं ये सब भी अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा वो घर बैठे बैठे जो है मंगा सकता है ज्ञान पोस्ट से। इसकी से जो है इंडियन पोस्ट ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो नेक्स्ट लॉन्च आपको बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस तरफ से मिलेंगे कि बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस ने जो है क्लाइमेट सेव एक रिस्क इंश्योरेंस लॉन्च किया है। अब ये जो है इंडिया का पहला क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो इस किसने लॉन्च किया, इसने बजाज एलायंस ने लॉन्च किया। बजाज एलायंस के बारे में बात करें तो बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस है, ये जो है बजाज फिनसर्व और उसके साथ जो एलायंस एक अलग ही कंपनी है, तो दोनों का मिलकर जो है एक जॉइंट वर्चरी है। इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे महाराष्ट्र में मिलने वाला है। अब ये जो क्लाइमेट सेव निकाला इसके बारे में पढ़े तो एक तरह से ये
क्विक फाइनेंशियल रिलीफ देगा इंडिविजुअल्स को, और इसके अंतर्गत जो डेली वेजेस या तो ग्रीक वर्कर्स रहते हैं उनको जो है मोस्टली कवर किया जाएगा। और ये जो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से उनका जो भी जॉब है वो इम्पैक्ट होता है, तो उसके अंतर्गत ये इंश्योरेंस दी जाएंगी। अब कौन कौन से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, जैसे कि कोल्ड वेव्स हो गया, हीट वेव्स हो गया, फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, एक्सक्लूसिव रेनफॉल हो गया, तो हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स आगे हो गया, तो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कवर किया गया है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर क्या किया जाता है, देखा जाता है कि एयर कितना प्योर है ऑन PM 2.5 और PM 10 के अंतर्गत। तो कुछ की फीचर्स जो है आपको याद रखना है क्लाइमेट सेफ के अंतर्गत, ठीक है, कुछ की फीचर्स आपको याद रखना है क्लाइमेट सेफ के अंतर्गत। तो क्लाइमेट सेफ के अंतर्गत टोटल 3 तरह के जो है आपको की फीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात कर लिया, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये AQI जो है बोला जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को। अब 3 तरह के मॉडल पड़ते हैं। तो पहला आपको मिलेगा पैरामीटर इंश्योरेंस मॉडल। तो पैरामीटर इंश्योरेंस मॉडल के अंतर्गत ये एक तरह से ऑटोमेटिक पे आउट होगा व्हेन दी वेदर थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। अब ये वेदर थ्रेशोल्ड कौन डिसाइड करेगा कि कितना वेदर थ्रेशोल्ड है, ये डिसाइड करेगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है कि वेदर को देखते हैं, वेदर को नाप आपको भी मैसेज आता होगा कि बारिश आने वाली है या धूप बढ़ने वाली है, तो ये सारा काम वेदर का जो देखने का काम होता है वो होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। तो ये डिसाइड करेंगे कब जो है वेदर थ्रेशोल्ड हो जाएगा, मतलब वेदर थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, और उसके हिसाब से जो है ऑटोमेटिकली पे आउट किए जाएंगे जो भी पर्सन ने ये रिस्क इंश्योरेंस लेके रखा होगा, ठीक है। तो इसका जो है क्लेम विद इन 7 डेज में ही होगा, और ऐसा कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं होने वाला, ये ऑटोमेटिकली होगा। दूसरा जो है आपको मिलने वाला है वो मिलेगा AQI बेस कवरेज। तो AQI मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेस कवरेज के अंतर्गत बोला जा रहा है कि 6000 रुपये पर वर्कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जो AQI है वो 400 से ज़्यादा हो गया, 400 से ज़्यादा हो गया बियॉन्ड 2 स्ट्राइक, तो उस केस में जो है 6000 रुपये करके पर वर्कर दिए जाएंगे। और ये अगर हम देखें स्ट्राइक की डेफिनेशन, तो स्ट्राइक की डेफिनेशन मिलेगी, स्ट्राइक इज डिफाइंड एज AQI मोर देन 100 ऑन 3 आउट ऑफ प्रीवियस 5 डे। मतलब जो प्रीवियस 5 डे है उससे अगर मान लेते हैं कि तीन जो है अगर ज़्यादा हो गया, 3 दिन तक कंटिन्यूसली AQI 400 से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में जो है इसको एक स्ट्राइक बोला जाएगा। ऐसे अगर 2 स्ट्राइक रहेंगे तो 6000 रुपये करके दी जाएंगे अंडर दिस इंश्योरेंस। तीसरा आपको याद रखना है एक तरह का कस्टमाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है। इसका मतलब क्या कि जो लोकेशन है उसके बेस पे, रिस्क लोकेशन के बेस पे भी रखा गया। उसका जो रिस्क पीरियड है अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, कोई भी पीरियड जो भी रखना चाहते हैं वर्कर्स वो, कि 1 से लेकर जो है 30 तक रख सकते हैं। उसके साथ वेदर ट्रिगर भी देकर रखा है कि मान लेते हैं कि कई जगह मान लेते हैं कि केरल का जगह केरल ले लेते हैं, तो केरल में रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो रेनफॉल के बेस पे जो है इंश्योरेंस ले सकते हो। अब दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी, तो टेम्परेचर के बेसिस पे भी जो है ये जो है एक तरह से रिस्क इंश्योरेंस जो है ये ले सकते हो। तो मतलब अपने हिसाब से जो कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसा कुछ कहना है बजाज एलायंस का, ठीक है। और ये जो है एक तरह से डायनेमिक प्राइसिंग होने वाली है ऑन द रियल टाइम क्लाइमेट डेटा। तो जो भी क्लाइमेट डेटा है उसके बेसिस पे जो है ये एक तरह से डायनेमिक प्राइसिंग भी रहने वाली, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। एक समराइज कर दूं जो भी न्यूज़ था इसके बारे में, तो क्या लॉन्च किया बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, इन्होंने क्लाइमेट सेफ लॉन्च किया। अब क्लाइमेट सेफ के अंतर्गत जो भी ग्रीक वर्कर या तो जो डेली वेजेस में जो काम करते हैं, अगर वो क्लाइमेट से अगर इम्पैक्ट हो रहे हो तो उनको जो है कुछ न कुछ इंश्योरेंस के तौर पे पैसे दिए जाएंगे। कितने? 6000 रुपये दिए जाएंगे। ये याद रखना आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6000 रुपये दिए जाएंगे जब AQI जो है 400 से ऊपर हो जाए, और दूसरा अगर वेदर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में उनको ऑटोमेटिक पे आउट भी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट SBI मैनेजमेंट फंड की तरफ से आ रहा है और इन्होंने पार्टनर किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ पार्टनर किया, इसका मतलब क्या है? इंडियन पोस्ट के साथ पार्टनर किया। इसको इनडायरेक्टली समझ लो चीज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि इंडियन पोस्ट ने और SBI फंड मैनेजमेंट ने एक MOU साइन किया है फॉर म्यूचुअल फंड कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए। अब इसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो पार्टनर है विद SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ। अब SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में बात करें तो एक तरह का जॉइंट वेंचर है बिटवीन द SBI और एक फ्रांस बेस्ड कंपनी है अमुंडी AMC, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इनके साथ
पार्टनर करके जो है SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड बना है। तो ये दोनों ने पार्टनर किया है और ये दोनों पार्टनर करके क्या करेंगे कि म्यूचुअल फंड जो है वो बेचेंगे। अब कैसे बेचेंगे, अब इंडियन पोस्ट के बारे में बात करें तो इंडियन पोस्ट हर जगह पे, गांव में है, कितना भी गांव देहाती वाला जगह हो तो उधर इंडियन पोस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इंडियन पोस्ट क्या करेगा, इंडियन पोस्ट जो है SBI का जो म्यूचुअल फंड है वो अपने जो है ब्रांच में बेचेगा। अगर इंडियन पोस्ट के बारे में बात करें तो 1.6 करोड़ से भी ज्यादा ब्रांचेस जो है इंडियन पोस्ट के हैं। अगर देखोगे तो इंडियन पोस्ट जो है आपको बैंक से भी ज्यादा मिलेंगे। कारण क्या है कि इंडियन पोस्ट हर जगह फैला हुआ है और उसकी वजह से जो है ये पार्टनरशिप की गई है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि SBI जो फंड है या तो SBI का जो म्यूचुअल फंड है वो बेचा जाएगा इंडियन पोस्ट के द्वारा, जिसकी वजह से ये एक तरह से सिंप्लीफाई और सिक्योर कस्टमर ऑनबोर्डिंग होने वाली है जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए वाया इंडियन पोस्ट। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो KYC कंप्लायंस है वो भी फॉलो करना पड़ेगा, जो कि सेबी बोलता है तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा और वो सब कुछ जो है संभालने का काम होगा इंडियन पोस्ट का ही। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और दूसरा अगर बड़े MU और कोलैप्स के ऊपर तो आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने रैपिडो के साथ पार्टनर किया है। ये सेम तरह का पार्टनरशिप है जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्विगी के साथ पार्टनर किया था, जिसके अंतर्गत स्विगी ने बोला था हम अपना जो भी जॉब है उसको पोस्ट करेंगे NCS के ऊपर, मतलब नेशनल कैरियर सर्विस, जो कि एक तरह से naukri.com है गवर्नमेंट का। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है मैंने। तो इधर ही जो है रैपिडो भी अपना जो भी जॉब है वो लिस्ट करेंगे और ये जो है एक तरह से MU साइन किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड रैपिडो की तरफ से, जिन्होंने बोला है कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करेंगे बाय नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल क्या है, एक तरह का गवर्नमेंट का जो है naukri.com है। इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि कुछ 50 लाख जो है वेरीफाइड जॉब दिए जाएंगे रैपिडो में। अब रैपिडो के बारे में तो पता ही होगा, रैपिडो क्या है, रैपिडो एक तरह से बाइक टैक्सी, उसके साथ ऑटो और कैब ड्राइवर भी रहता है, जैसे मान सकते हो ओला और उबर है, वैसे ही जो है रैपिडो भी जो है ये पता ही होगा यार, अब तो अब रैपिडो यार हर कोई यूज करता है, पहले नहीं पता था बट अब तो सबको ही रैपिडो पता है। तो ये बोला जा रहा है कि 50 लाख जो है वेरीफाइड कस्टमर नहीं सॉरी जो भी जॉब्स है इसको जो है पोस्ट किया जाएगा NCS पोर्टल पर। और इसके साथ ही जो है API इंटीग्रेशन भी है इसमें। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस के अंतर्गत अगर कोई कंपनी अगर उसको यूज करना चाहती है API ऑफ रैपिडो वो भी यूज कर सकती है। और इस API के बारे में बात करें तो ये API जो इंटीग्रेट है जो ये नेशनल कैरियर प्लेटफॉर्म है, इसके साथ ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। मोस्टली फोकस किया कि यूथ, वुमेन और जो फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल चाहते हैं, जो जॉब के साथ फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल चाहते हैं या तो खुद ही जो है फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल चाहते हैं तो उनके लिए जो है लॉन्च किया गया है। इसके अंदर एक पिंक रैपिडो भी लॉन्च किया जो कि एम्पावर करता है वुमेन को कि वो फीमेल स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटी ले पाए। ठीक है, रैपिडो में फीमेल स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटी ले पाए तो उसी के लिए जो है एक पिंक रैपिडो भी लॉन्च किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो इस MU के बारे में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम इंडेक्स और रैंकिंग के ऊपर। तो इंडेक्स और रैंकिंग के ऊपर एक इंडेक्स आ रहा है जिसका नाम है सेकेंड केयर एज स्टेट रैंकिंग। अब ये जो है सेकेंड केयर एज स्टेट रैंकिंग के बारे में पढ़े तो इसको जो है केयर एज रेटिंग, जो कि केयर रेटिंग लिमिटेड भी बोला जाता है, तो ये रिलीज करती है। सिविल है, सिविल के बारे में पता होगा, तो वैसे ही ये केयर रेटिंग है जो कि रिलीज करती है। ठीक है, तो इन्होंने इस बार बोला है कि क्या बोला है कि इनका काम रहता है कि डिफरेंट कैटेगरी में जो है सस्टेनेबली जो है अच्छा काम करते हैं जो भी स्टेट्स, उनको रखने का। तो पहले तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो सारे सारी चीज़ समझ आएगी। तो ये जो है टोटल 7 पिलर में काम करते हैं। कौन कौन से पिलर, इकोनॉमिक, फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फिर सोशल गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट। जो भी स्टेट ये 7 पिलर में अच्छा काम करती है उनको जो है इस लिस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। और इस लिस्ट को जो है टोटल 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक ग्रुप ए जिसके अंदर लार्ज स्टेट्स होती है और एक ग्रुप बी जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हिली स्टेट और इसमें स्मॉल स्टेट रहती है। ठीक है, तो इसको पहली बार तो 2023 में रिलीज किया गया था और अब जो है सेकेंड एडिशन जो है 2025 में आया है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़े तो सबसे टॉप में आपको महाराष्ट्र मिलने वाली है जिसका स्कोर आपको 56.5 मिलेगा। सेकंड नंबर पे गुजरात, थर्ड पे कर्नाटका, फोर्थ पे तेलंगाना और फिफ्थ पे तमिलनाडु। तो ये जो भी स्टेट्स मैंने आपको बताया ये लास्ट स्टेट के अंदर आते हैं ग्रुप ए में। अब ग्रुप बी के बारे में बात करें इसमें अंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, हिल स्टेट या तो स्मॉल स्टेट आते हैं, उसमें गोवा जो है टॉप मारी है। गोवा का अगर स्कोर के बारे में बात करें तो 62.1 आपको इसका स्कोर मिलने वाला है। ये गोवा का स्कोर है। उसके बाद बात करें उत्तराखंड जो है सेकंड पे है, थर्ड नंबर पे सिक्किम, फोर्थ नंबर पे हिमाचल प्रदेश और फिफ्थ नंबर पे आसाम। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो सबसे ज्यादा जो है वेस्टर्न स्टेट जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और साउथर्न स्टेट के बारे में बात करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है इन गवर्नमेंट, इन्वायरमेंट और सोशल आउटकम में। तो ये छोटा सा न्यूज था लेकिन बहुत इंपैक्टफुल न्यूज था, इसको डेफिनेटली अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज बढ़ता है।
तो नेक्स्ट न्यूज़ रिपोर्ट है और मेरा भी यही कहना रहेगा कि रिपोर्ट पे फोकस करो, बट इतना ज़्यादा भी फोकस मत करो। रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी तो आता भी नहीं है, तो बेटर ये है कि बाकी जगह पे ज़्यादा फोकस करते हुए चलो, जैसे बैंकिंग हो गया, नेशनल हो गया, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कोशिश फंसते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते चलो, लेकिन रिपोर्ट पढ़ना ज़रूरी है और मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो ये अब देखते हैं क्या है, पहला रिपोर्ट आ रहा है। तो एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस असेसमेंट रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया है बाय एडीबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ये दोनों मिलके ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। इसके अंतर्गत क्या बोला जाता है, तो इसके अंतर्गत बोला जाता है कितना जो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में जो है ग्रोथ किया है, एनर्जी ट्रांजिशन में ग्रोथ किया है, उसमें जो है फोकस करते हुए ये रिपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड असेसमेंट हो रही है, जिसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है उसको यूज किया जा रहा है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो एनर्जी सिस्टम है उसको कैसे डेवलपिंग की जाए। तो उसके ऊपर जो है ये इंडेक्स बनाई जाती है और उसके अंदर डिफरेंट जो भी एशिया के जो कंट्रीज है या तो एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज है उसको जो है रखा जाता है, इवेलुएट की जाती है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि इसके अंदर मॉडर्न जो अर्जेंसी मॉडर्न नीड भी है कि हमें जो कनेक्शंस हैं या जो पावर ग्रिड्स है उसको मॉडर्नाइज करने के बारे में इस रिपोर्ट के अंतर्गत बोला गया है। और बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन डेवलपिंग कंट्री फॉर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो आपको मिलेगा 900% जो है ग्रोथ हुआ है 2013 से लेकर 2023 तक। 2023 में अकेले ही 729.4 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए गए और 45% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर आईएफसी फंडिंग एस्टिमेट के बारे में बात करें तो 23 बिलियन जो है पर ईयर जो है एज अ कंसेशन फाइनेंस के तौर पे दी जाती है इंडिया को और एशियन कंट्री को, ठीक है। तो आईएफसी के बारे में पता होगा कि ये वर्ल्ड बैंक की एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है किसकी, वर्ल्ड बैंक की। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। 1 मिनट देना, ठीक है, मेरे को 1 मिनट देना, मेरे को कुछ काम है बस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है अप्रैल का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये आईएमएफ निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये निकालता है। इसके अंदर बोला है कि वर्ल्ड में जो है इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फर्स्ट नंबर पे आपको यूएसए मिलेगी जिसके पास 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। सेकंड नंबर पे चाइना जिसके पास 19 यूएस डॉलर के आसपास है, ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तीसरा मिलेगा जर्मनी जिसके पास 4.92 यूएस डॉलर जो है ट्रिलियन में है। उसके बाद इंडिया की बात करें तो 4.39 जो है आपको यूएस डॉलर पर ट्रिलियन मिलने वाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का कितना है 4.39 ट्रिलियन यूएस डॉलर एज ए इकोनॉमी है इंडिया की, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ याद रखना है कि इंडिया बोला जा रहा है कि इस रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि इंडिया अगर जिस तरह ग्रो कर रही है अभी उसी तरह ग्रो करते रहे तो इंडिया जो है जर्मनी और जापान को जो है 2030 तक पीछे कर देगी। जापान के बारे में बात करें तो जापान वैसे इंडिया तो 5th नंबर पे है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो है 4th नंबर बोला रखा हुआ है, बट इंडिया 5th नंबर पे, 4th नंबर पे जो है जापान मिलने वाली है। बट बोला जा रहा है कि अगर इसी तरह से इंडिया ग्रोथ करते रहे तो इंडिया जो है जापान को भी पीछे छोड़ देगी, ठीक है। तो ये अप्रैल का रिपोर्ट है, तो इसके से ये जो है आपको डेटा से दिख रहा होगा, ठीक है। यूएसए फर्स्ट, चाइना सेकंड, जर्मनी और फिर इंडिया। और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के बारे में बात करें फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर वो आपको इंडिया ही मिलने वाली है। इसके साथ ही मेंटेन अ लीड ओवर द बोथ ग्लोबल एंड रीजनल कॉम्पिटिटर, ऐसा कुछ कहना है इंडिया का जो फ्यूचर आउटलुक है इसके अंतर्गत। अब कुछ ग्लोबल कंसर्न भी बोला गया। अभी आपको पता होगा कि यूएसए ने जो है ट्रैफिक लगा दिया है, जिसकी वजह से चाइना ने भी वापस से ट्रैफिक लगा दिया। तो बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है इसकी वजह से, और इसके से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्रीज करेगा और स्टेबलाइज हो जाएगा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है। तो एक तरह ग्लोबल कंसर्न है जो कि रिपोर्ट के अंतर्गत बताया जा रहा है, जो कि अभी हर एक रिपोर्ट के अंतर्गत बताया जा रहा है, ठीक है। तो जो टैरिफ लगाया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पूरे ग्लोब को जो है पूरा इम्पैक्ट हुआ है। इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये बताया गया है, बट इसमें इंडिया के बारे में नहीं बताया। इसमें जो ग्लोबल कंसर्न है उसके बारे में इस रिपोर्ट के ऊपर बताया गया है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रहा है। तो ये वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 का है, तो जो कि एक तरह से न्यू पॉलिसी सेंसस है टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। तो इसको जो है सबमिट किया गया है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अवेयरनेस ने। और इसका इम्पॉर्टेंट किया है कि इसमें 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट का आपको टाइटल मिलने वाला है अ न्यू पॉलिसी कंसाइज टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। इसको रिलीज किया गया है UNDES ने और इन्होंने कोलैबोरेट किया है
UNU वेदर के साथ, मतलब यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिसर्च, उसके साथ जो डिवीजन फॉर इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट, इनके साथ कोलैबोरेट करके जो है रिपोर्ट जो है निकाला गया। ठीक है, तो जिनके साथ कोलैबोरेशन किया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना है। कुछ की थीम्स और कुछ की कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत बोला गया कि ये एक तरह का नया पॉलिसी कंसाइन है जो कि बेस्ड है 3 कोर प्रिंसिपल पे, किसके? इक्विटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑन AI और सॉलिडिटी। तो ये 3 जो है आपको याद रखना है। और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ने जो है वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी से फाइट कर रहा है। ये एक तरह का अलार्मिंग डेटा है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बोला जा रहा है। और इसके साथ ही बोला जा रहा है कि 690 मिलियन पीपल जो है लीव कर रहे हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लाइमेट इम्पैक्ट के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो रिड्यूस कर रहा है लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से लिवलीहुड इम्पैक्ट हो रहा है, इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो पुअर कंट्री है वो सफर कर रही है सबसे ज्यादा, तो पुअर कंट्री जो है सबसे ज्यादा सफर कर रही है, इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है। इसमें अब हम कुछ नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, जो पुअर कंट्री है वो ज्यादा से सफर कर रही है इन्वायरमेंट में, क्योंकि जो अमीर कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं जिसके से वो इतना सफ़र नहीं करते, लेकिन जो पुअर जो कंट्रीज रहते हैं वो सफ़र करती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, बस वही चीज़ जो है रिपोर्ट में लिख दी गई है। उसका सोशल कोहेरेंस एट रिस्क के बारे में बात करें तो ये जो भी कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए वो भी अभी सही से नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। और हम जो सोशल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो सोशल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक जो प्लान है वो भी जो है सही से काम नहीं कर पा रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताई गई है। अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो इंपॉर्टेंट जो है आपको ये 2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, इधर तक इतना इंपॉर्टेंट था, बाकी चीज़ें तो पढ़ने लायक है भी नहीं, ये सबसे आपको ऑलरेडी पता होगी। अगर बात करें इस PDF की, तो इस PDF को आपको मिल जाए, ये PDF जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप यहाँ से भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें कि क्या होगा इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ग्रुप में, आपको इधर PDF मिल जाएगा डेली वीकली, उसके साथ मंथली भी हम प्रोवाइड कर देते हैं बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशली। उसके बाद जो है क्विजेस यहाँ पे डेली और वीकली बेस पे होते रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्विजेस लगाना हो तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन करके जो है क्विजेस भी लगा सकते हो। अगर इस वीडियो के बारे में बात करें तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देते सेकंड चैनल अभी के लिए इधर रहता है, और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।